दोस्तों नमस्कार। सिर्फ एक मिसाइल कतर के नेचुरल गैस फील्ड पर गिरी और इस नेचुरल गैस फील्ड से होने वाले प्रोडक्शन का 17% प्रोडक्शन अगले 5 बरस के लिए ठप पड़ गया। यानी अगले 5 बरस तक पूरी दुनिया में जो नेचुरल गैस सप्लाई कतर कर रहा था, या कहें पूरी दुनिया कतर के नेचुरल गैस फील्ड से ही जुड़ी थी, अब 17% गैस कम हो गई अगले 5 बरस के लिए। तो मनाइए अगले 72 घंटों के भीतर कहीं कोई मिसाइल किसी नेचुरल गैस फील्ड में ना गिरे या फिर किसी रिफाइनरी और तेल के कुएं में ना गिरे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पूरी दुनिया के सामने ऐसा संकट उभर गया है कि अमेरिका के वित्त मंत्री भी यह कहने से चूक नहीं रहे, अगर जरूरी हुआ तो ईरान पर लगा प्रतिबंध हम हटा लेंगे। हालांकि वो अस्थायी तौर पर होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। यानी ईरान पर जो तेल को लेकर प्रतिबंध है उसको भी अमेरिका हटाने की सोचने लगा है। और यह कहने से चूक नहीं रहा है कि दुनिया के भीतर अगर तेल की कीमत बढ़ी, अगर गैस कम आने लगी और अगर इसका असर फर्टिलाइजर पर पड़ा तो स्थितियां कितनी नाजुक होगी कोई नहीं जानता है। और अब यह भी हर कोई जानने लगा है कि दरअसल होर्मुज़ रोड ही नहीं बल्कि तेल और गैस को लेकर दुनिया की महाशक्तियों के सामने जो संकट अब उभरेगा, उसका रास्ता इस युद्ध में कूदने से मिलेगा, या इस युद्ध में अमेरिका जिस तरीके से अपनी राह को अलग बता रहा है, इजराइल की राह को अलग बता रहा है, और यह भी कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर इस युद्ध को खत्म करेंगे। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने की कोई टाइमलाइन अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट ने आज बताने से इनकार कर दिया। तो क्या एक ऐसी स्थिति पहली बार दुनिया के सामने आकर खड़ी हो चुकी है जहां पर एनर्जी को लेकर जो सवाल इससे पहले कभी नहीं उठे, इस वक्त इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तमाम दुनिया के देशों की इकोनॉमी पूरे तरीके से एनर्जी पर ही निर्भर है और एनर्जी का केंद्र मिडिल ईस्ट अपने तौर पर कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि आज बैठक हुई, बैठक के बाद कुछ निर्णय लेने का जिक्र भी हुआ, ईरान को चिताया भी गया, अमेरिका से गुहार लगाई भी गई, खुद को युद्ध में कूदने की दिशा में कदम बढ़ाने का भी जिक्र हुआ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, इस वक्त दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल पार कर चुकी है। यह हर कोई जान चुका है कि दरअसल अब नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कम होगा। यह हर कोई जान चुका है कि मिडिल ईस्ट पर जो भी दुनिया के देश निर्भर थे, अब उनके सामने एक नया संकट है। कतर के सीईओ ने जब यह कहा कि 17% प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसके बाद यह भी जानकारी कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दी कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट इटली के साथ, बेल्जियम के साथ, कोरिया के साथ, चीन के साथ जो किया हुआ था एलएनजी को लेकर, अब लगता है फोर्सफुली उसको रोकना होगा या फोर्सफुली उसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा। यह स्थिति एक झटके में उस दिशा में ले जा रही है जहां पर अमेरिका युद्ध में कूदे हुए या फिर युद्ध के जरिए या युद्ध की दिशा में जो कदम रशिया ने बढ़ाए, तो रशिया पर से सैंक्शंस हटा लिए क्योंकि दुनिया के बाजार में एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, तेल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा कदम अमेरिका उठाने जा रहा है, ईरान पर भी जो सैंक्शंस हैं उसको भी कुछ दिनों के लिए हटा लिया जाए। यानी युद्ध चलता रहे, तेल की कीमत ना बढ़े, लेकिन मिसाइलों के जरिए जो अब हमले गैस फील्ड में और ऑयल रिफाइनरीज में हो रहे हैं, वो एक नया संकट है। और इसीलिए पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को यह कहना पड़ गया, अभी हम अपनी पैदल सेना यानी कमांडोज नहीं भेज रहे हैं और इजराइल अब किसी भी रिफाइनरी या किसी भी गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। और ईरान भी समझ ले, अगर उसने हमला किया तो उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल हकीकत है क्या? हकीकत
मिडिल ईस्ट के देशों के भीतर क्या है। हमें लगता है इसको आज आप समझे उससे पहले बहुत जरूरी है कि इन सब के बीच रशिया के भीतर अब इस बात को लेकर भी गुस्सा है, जो आज एक तस्वीर लेबनान से निकल कर आई। रूस के न्यूज चैनल आरटी के रिपोर्टर जब खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और वह किसी मिलिट्री बेस पर मौजूद नहीं थे, किसी वैसी जगह पर मौजूद नहीं थे जहां पर हमला इजराइल को करना चाहिए। यह सिर्फ एक रिपोर्टिंग हो रही थी और वहां उनके चंद फरलांग की दूरी पे एक मिसाइल आकर गिरती है, जिसके बाद रशिया यह कहने से चूकता नहीं है इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं। और रशिया का विदेश मंत्रालय ने इजराइल द्वारा जो गाजा पट्टी में जो नरसंहार हुआ उसका भी जिक्र कर दिया। यानी एक ऐसी परिस्थिति कि आप ऐसा करेंगे, हमें लगता है सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। The border, including the Al Marj outpost opposite Merkaba, and carried out drone strikes on the Al Raheb site near Aitar al Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and a रिपोर्टर और कैमरा पर्सन की जान बच गई, घायल हुए, अस्पताल गए। लेकिन इन सब के बीच रशिया ने बड़ा ही उग्र तेवर के साथ कहा कि इजराइल इस तरीके से मिसाइल कैसे दाग सकता है, हम जांच करवा रहे हैं और जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। और इसी परिस्थिति में जब चीन को लेकर इस बात का जिक्र हुआ कि अगर ईरान उसे गैस और तेल उपलब्ध करा रहा है और चीन अगर इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाता है कि दुनिया के सामने संकट उभरते चला जाए और मिडिल ईस्ट से जो चीन के पास जो एनर्जी जाती है उस पर रोक लग जाए, तो चीन ने भी एग्रेसिवली ही जवाब दिया और कहा यह युद्ध अमेरिका की देन है। इस युद्ध के आश्रय ईरान की संप्रभुता पर हमला हुआ है और जो मिडिल ईस्ट के देश है वहां पर अमेरिकी सेना के बेस की मौजूदगी क्यों है, यह भी एक सवाल है। और जब हम खुद अपने लिए अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर जिस बेल्ट रूट को खोज रहे थे उसका विरोध कोई दूसरा नहीं अमेरिका कर रहा था। दरअसल बात अब यहां पर रुकती नहीं है। एनर्जी का संकट है तो दुनिया का हर देश तैयार हो चला है और ऐसे में पहली बार खुलकर वार क्राइम के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करने के तौर पर और युद्ध की परिस्थितियों में यूरोपीय यूनियन या यूरोप के देशों के सामने संकट पैदा करने को लेकर स्पेन के प्रधानमंत्री कहें जो पेड्रो सांचेज हैं, वो खुलकर आज सामने आ गए। Need to send a clear message to our citizens and the rest of the world that Europe is with multilateralism and is with international law, and we are against this war. We are against this war because it's illegal, there's no reason behind it, and it's causing a lot of damage. Civilians, of course refugees, and the economic consequences that the whole world, especially this global south, is already suffering. ये युद्ध नागरिकों के खिलाफ है, यह युद्ध दुनिया की इकोनॉमी के खिलाफ है, यह युद्ध पूरे तरीके से गैर कानूनी है और अमेरिका ने जिस युद्ध को छेड़ दिया है वह युद्ध मानवता के भी खिलाफ है। स्पेन के प्रधानमंत्री इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं और जिस स्थिति में मिडिल ईस्ट, जो कतर भी मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, मिडिल ईस्ट के भीतर आज सामूहिक बैठक हुई। अलग अलग देशों ने अपने देश की रिपोर्ट भी रखी और यह भी कहा क्या हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए जिस दिशा का जिक्र अब इजराइल और अमेरिका कर रहा है कि हम भी युद्ध में शरीक हो जाएं, या हमें संयम बरतना चाहिए। ईरान ने जो किया वो हद से बाहर जा रहा है, लेकिन उसे रोके कैसे? क्योंकि खुद इजराइल और अमेरिका जहां जहां निशाना साध रहे हैं और इजराइल जब उसका जवाब दे रहा है तो युद्ध जल्द खत्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। यानी युद्ध और आगे बढ़ेगा, यानी युद्ध को लेकर संकट दुनिया के सामने और गहराएगा। और जिन सवालों का जवाब आज मिडिल ईस्ट के भीतर था, उसमें एक सवाल मिडिल ईस्ट को लेकर यह भी रहा कि मिडिल ईस्ट अपने तौर पर उसकी अपनी सैन्य क्षमता नहीं है, मिडिल ईस्ट के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है क्या, और इसीलिए वो युद्ध में फंस गया। यानी कोई निर्णायक भूमिका मिडिल ईस्ट लेगा। आज की बैठक से वो निकल नहीं पाया, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग देशों ने जो अपने अपने देशों का जिक्र किया
वहां पर जो मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है, उस दृश्य को दिखाते हुए बकायदा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि अमेरिका को किसी भी हालत में ईरान को आगे युद्ध और मिडिल ईस्ट पर निशाना साधने से रोकना होगा। Of Riyadh, while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. असल में पहली बार सवाल एनर्जी क्राइसिस को लेकर और गैस के प्रोडक्शन के ठप होने को लेकर यह बात कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि समूची दुनिया इसकी गिरफ्त में आएगी ही, क्योंकि जो आंकड़े वहां से निकल कर आए उसमें यूएई में शाह और हबशान में गैस उत्पादन शून्य है, जीरो है, यानी पूरे तरीके से ठप है। कतर में रास लफान को मिसाइलों का असर हुआ, उत्पादन एक झटके में रुक गया। सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत की रिफाइनरों का उत्पादन 20% कम हो गया। कुवैत और बहरीन में एक आंशिक इमरजेंसी सी स्थिति आ गई, जहां जहां रिफाइनरी है और जहां जहां गैस का प्रोडक्शन है। इराक के दक्षिण क्षेत्र में 70% ऑयल रिफाइनरी से प्रोडक्शन बंद हो गया है, यानी 5 खाड़ी देशों के भीतर एक साथ बिजली का प्रोडक्शन कहें या इन सब के बीच जो आप तेल और नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब का जिक्र करते हैं, वो सब ठप हो जाएगा। ऐसी स्थिति का जिक्र भी आज की बैठक में हुआ। लेकिन अगला सवाल है कि दुनिया के वह देश जो युद्ध में शरीक नहीं है, जिन पर हमला हो नहीं रहा है, लेकिन पहली बार उन पर इकोनॉमिक हमला जो शुरू हो रहा है, उस दायरे में नाटोस कंट्रीज है, उस दायरे में पूरा यूरोप है, उस दायरे में चीन और रशिया भी है, उस दायरे में ऑस्ट्रेलिया और जापान भी है। संकट सब तरफ है और पहली बार मैक्रोन सामने आए तो उन्हें कहना पड़ा कि दरअसल ये रैकलेस वार जो चल रहा है उसका असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर जिस तरीके से पड़ेगा, ये क्राइसिस तो पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े संकट या युद्ध को कहीं बड़े विस्तार की दिशा में ना ले जाए, ये खतरे की घंटी है। Et je veux dire ici, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit, et une désescalade rapide. Et alors que la région entre dans une période de fête religieuse, je pense que tous les esprits devraient se calmer et le combat devrait stopper au moins pour quelques jours pour essayer de redonner une chance aux négociations. Et c'est un point absolument clé là aussi de notre agenda. Et donc la France défend, comme à chaque fois, le retour à la négociation, le retour au dialogue, la désescalade dans la... यानी युद्ध की परिस्थितियों ने पहली बार एक तरफ या तो ईरान फैसला ले, वो कोई हमला नहीं करेगा, उस पर जो भी हमला होगा उसका जवाब वो नहीं देगा, या दूसरी तरफ अमेरिका फैसला करे कि वो अब इस युद्ध में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि आज जब अमेरिकी रक्षा मंत्री से यह पूछा गया, अमेरिका के करीब सबसे बड़ा देश या सबसे ताकतवर देश या खुद अमेरिका के साथी कौन सा देश है, बेहिचक बिना वक्त गवाए रक्षा मंत्री हेक्सेट ने कहा इजराइल। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह युद्ध तो हम कभी का जीत जाते, और उन्होंने निशाने पर इससे पहले की डेमोक्रेटिक सरकार या कहें पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को यह कहकर ले लिया कि उन्होंने अमेरिका के हथियार भंडार को ही खाली कर दिया। वो तमाम हथियार उन्होंने यूक्रेन को दे दिए कि वह रूस से लड़ रहा है।
ऐसी स्थिति इससे पहले कभी किसी युद्ध के दौर में होती नहीं थी कि युद्ध के मैदान में आप गए और अपने पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सेना को लेकर और हथियार के भंडार को लेकर निशाना साधने लग जाए। यह स्थिति पहली बार अमेरिका के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए भी उभर रही है, सीआईए और पेंटागन के जरिए भी आ रही है। इन सवालों का जवाब इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अमेरिका अपने तौर पर क्या यह चाहता है कि अब मिडिल ईस्ट को भी उस युद्ध में कूद जाना चाहिए जिस युद्ध के वो कहीं भी कोई हिस्सेदार नहीं था सिवाय इसके कि उनके यहां अमेरिकी बेस था। क्योंकि संकट खाड़ी देशों के जरिए पूरी दुनिया पर मंडराएगा क्योंकि वहीं पर एनर्जी सबसे ज्यादा है। और इसीलिए जब आज रक्षा मंत्री से मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर पूछा गया और उस सवाल का एक हिस्सा यह भी था कि सबसे ज्यादा पैसा मिडिल ईस्ट ने किसे दिया है तो वह अमेरिका है। इन्वेस्टमेंट अमेरिका के भीतर है। सुरक्षा और शांति को लेकर जिक्र अमेरिका ने ही मिडिल ईस्ट देशों को दिया था, लेकिन इस दौर में तो सब कुछ छितरा चुका है। तो मिडिल ईस्ट के देश क्या करेंगे या अमेरिका का रुख होगा क्या? एक संकेत भरा मैसेज था, हम मिडिल ईस्ट के साथ खड़े हैं, मिडिल ईस्ट को सोचना पड़ेगा। यानी मिडिल ईस्ट भी अब क्या इस युद्ध में कूद जाए? यानी जो इजराइल चाह रहा था वही क्या अब अमेरिका चाह रहा है? युद्ध का विस्तार हो, और युद्ध के विस्तार की इस परिस्थिति में क्या अब चीन और रशिया भी अगर एनर्जी क्राइसिस कहीं फैलता है तो कूद जाएंगे? या इससे हटकर क्या वाकई जो नाटो कंट्रीज है या कहे वेस्टर्न कंट्रीज है या यूरोप है उसके सामने भी संकट है कि वो इस युद्ध को रुकवाने के लिए सिर्फ इस युद्ध में अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ उससे काम नहीं चलेगा, अब कुछ कदम और आगे बढ़ने होंगे। लेकिन एक क्षण के लिए रक्षा मंत्री अमेरिका के उनकी बात तो सुन लीजिए। The Gulf states have stepped up incredibly. In fact, Iran's sort of reckless attempt to strike civilian infrastructure and other things has brought countries who maybe would have not been as all in as they are today squarely into our orbit. And we're proud to be defending with them, standing with them, you name it. UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, and others who have been right there. And we're grateful for that kind of support. अमेरिका के रक्षा मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि अमेरिका हर पल अपने बयानों से और अपनी कार्रवाइयों से यू टर्न ले रहा है। रशिया को लेकर उसने यू टर्न लिया, अब वो ईरान को लेकर यू टर्न लेने की स्थिति में आ रहा है जब वह तेल पर लगाए गए सैंक्शंस को खत्म करने की सोचने लगा है। अगला यू टर्न यूक्रेन को लेकर है और अगला यू टर्न क्या मिडिल ईस्ट को लेकर भी होगा, क्योंकि इन सब के बीच अमेरिका एक ही मैसेज दे रहा है कि हमारा लक्ष्य जो ईरान को लेकर है वो बहुत साफ तौर पर ईरान की मिसाइल क्षमता और डिफेंस इंडस्ट्री को खत्म करना है, उसको कमजोर करना है, परमाणु हथियार हासिल वो ना कर पाए इस दिशा में कार्रवाई करनी है। और जिस तरीके से खाड़ी देशों के पास या खाड़ी देशों पर जो हमले हो रहे हैं और उनके पास जो एनर्जी है उस संकट से निकालने के लिए हमें रास्ते कैसे बनाने होंगे ये अमेरिका जरूर सोचेगा। और वित्त मंत्री अमेरिका के स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में भी कह दिया कि 10 से 14 दिनों तक कीमतें नीचे हम रखने की कोशिश हर हाल में करेंगे। इसीलिए दुनिया भर के भीतर जो एनर्जी को लेकर सैंक्शन किसी भी देश को भीतर क्यों ना अमेरिका ने लगाए हो वो सब हटा लिए जाएंगे और उस दायरे में ईरान भी आएगा, लेकिन हमारा युद्ध का अभियान चलता रहेगा। यह मैसेज ऐसा है जिसमें अगला रास्ता शायद युद्ध चलता रहे तो क्या उस इकोनॉमी को जो कि हथियारों से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, यानी जो हथियारों को बेचकर किसी देश को लाभ पहुंचाती है, उस स्थिति में युद्ध का होना अब अमेरिका की भी जरूरत है। उसकी अपनी इकोनॉमी डामाडोल होने की परिस्थिति में तो आए या ना आए, लेकिन महंगाई लोगों पर असर डालने लगी है। गैसोलीन की कीमत अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप और ब्रिटेन तक को अपनी गिरफ्त में 30% तक बढ़कर ले चुकी है। जो 3 बड़े सवाल इस वक्त गूंज रहे हैं जिस दिशा में अभी तक अमेरिका ने जवाब नहीं दिया है। पहला सवाल,
क्या ये एनर्जी क्राइसिस एक वर्ल्ड वॉर की दिशा में तो नहीं चला जाएगा, जिसमें हर ताकतवर देश अपने देश की इकोनॉमी और अपने देश की सुरक्षा को लेकर इस युद्ध में नए रास्ते बनाने के लिए कूद जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे युद्ध को जिस डिजाइन से लड़ा है उसमें उसके हाथ में अभी कोई भी कमान है नहीं। यह बात अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश कहने लग गया। दूसरा सवाल, जो यूरोपियन कंट्रीज है, एक लगातार में उनकी इकोनॉमी एक झटके में इस युद्ध की वजह से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई है कि अगर चीन और रशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ये सोचने लगे तो फिर पूरे यूरोपीय कंट्रीज क्या नए तरीके से दबाव अमेरिका पर बनाएंगे, या इजराइल और अमेरिका के इस रुख को लेकर कोई नए तरीके की परिस्थितियों को डेवलप कर पाएंगे? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के नियम कायदे और इंटरनेशनल लॉ बचा ही नहीं है। और तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत हो या वो तमाम देश जो अपने तौर पर तेल का उत्पादन नहीं करते हैं और उस बाजार पर निर्भर हैं जिस बाजार से लगातार तेल का प्रोडक्शन कम हो गया, जहां से प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन बंद हो गया, जहां से फर्टिलाइजर का संकट गहराने लगा, और इसका जिक्र अब चीन भी जब खुलकर करने लगा है, हम फर्टिलाइजर को अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी आने वाले वक्त की आहट को चीन महसूस कर रहा है, रशिया महसूस कर रहा है, यूरोप के भीतर इस बात को लेकर चिंता की रेखाएं हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल का रुख अगर वही है और अगले 72 घंटों में अगर कहीं पर कोई मिसाइल नेचुरल गैस के फील्ड पर या फिर ऑयल रिफाइनरी पर डलती है तो फिर मानकर चलिए स्थितियां जितनी नाजुक होगी, शायद उन नाजुक स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए बरसों बरस लग जाएंगे। और इस दौर में दुनिया उस क्राइसिस का सामना करेगी जो अभी तक हर देश उसी के आसरे अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ता हुआ देख रहा था। यह संकट युद्ध से आगे उस महायुद्ध को लेकर है जो पहली बार एनर्जी, तेल, गैस, फर्टिलाइजर इनकी कमी को लेकर लड़ा जाएगा। और फिर क्या होगा, शायद अगले 72 घंटे इंतजार तो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।